माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। कफ या इसको खांसी बोलते हैं। क्या है कफ, कितने टाइप के होते हैं, क्यों होता है, कैसे मेजर करेंगे और क्या हम इसमें ड्रग्स देते हैं, एक एक बात पे ध्यान देते हैं हम इसमें। कफ एक रिफ्लक्स प्रोसेस है। कफ एक रिफ्लक्स मैकेनिज्म है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी है। क्या है कफ? जैसे एक बात, हमारे बॉडी में कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस आता है तो उसको रिमूव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता ही रहता है। जैसे स्किन पे कोई सब्सटेंस आता है तो हम उसको इचिंग करके रिमूव करते हैं। उसी तरह से अगर सपोज दैट रेस्पिरेटरी पैसेज में अगर कोई सब्सटेंस इंटर कर जाता है या कोई फॉरेन सब्सटेंस इसमें आ जाता है या कोई सब्सटेंस यहाँ बनता है, जैसे स्पुटम बनता है, तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो इसमें बन गया या बाहर से आ जाता है तो यह सब्सटेंस को बाहर निकालना जरूरी है। अगर ये रास्ते से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये लंग्स डैमेज कर जाएगा। तो लंग्स को बचाने के लिए और प्लस एयरवे बंद हो जाएंगे, एयरवे बंद हो जाएगा तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बॉडी से CO2 बाहर नहीं निकलेगा। तो इस रास्ते में जो सब्सटेंस इंटर कर जाता है, जो सब्सटेंस आ जाता है या बनता है, उसको बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लक्स होता है, एक रिफ्लक्स प्रोसेस बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कफ बोलते हैं। फिर से बात समझना है, जब भी कोई स्टिमुली या कोई सब्सटेंस जब इस रेस्पिरेटरी पैसेज में या यहाँ फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लेकर के कोई कफ कहाँ से डेवलप होता है? कफ दो जगह से डेवलप होता है, एक फेरिंग्स से और एक रेस्पिरेटरी पैसेज से। तो फेरिंग्स में या रेस्पिरेटरी पैसेज में जब भी कोई इरिटेंट सब्सटेंस या स्टिमुलस जब इस पे एक्सपोज करता है तो बॉडी इस एक्शन पे मेरा बॉडी रिएक्शन करता है। इस कंडीशन में जो एक रिफ्लक्स बनता है जिसको हम कफ बोलते हैं। यानी जब कोई कंडीशन, जब कोई स्टिमुलस या कोई इरिटेंट सब्सटेंस इस फेरिंग्स या रेस्पिरेटरी पैसेज पे जब एक्सपोज करता है, जब एक्शन करता है, उस एक्शन के प्रति मेरा बॉडी जो रिएक्शन करता है उसको हम लोग रिफ्लक्स, उसको हम लोग कफ बोलते हैं। तो कफ एक प्रोसेस हुआ, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो रेस्पिरेटरी पैसेज से या थ्रोट से जो सब्सटेंस है उसको एक सेपरेट, उसको रिमूव किया जाता है। तो कफ हमारे बॉडी के लिए एक बेनिफिट भी होता है, यानी यह बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्शन के लिए भी यह प्रोसेस होता है ये कफ। लेकिन कभी कभी यह ज़्यादा होने पर हमारे बॉडी को नॉन प्रोटेक्ट करता है ये, या बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं ये कफ बनता कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस रेस्पिरेटरी पैसेज में फेरिंग्स से लेकर के रेस्पिरेटरी पैसेज में कुछ वहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर होता है। यहाँ पर कोई रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी नर्व होते हैं और यहाँ पर रिसेप्टर होता है। जैसे यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ हमारे सपोज ट्रेकिया की बात कर सकते हैं, यहाँ फेरिंग्स की बात कर सकते हैं, यानी हम यहाँ भी बात कर लेते हैं। ट्रेकिया की बात करें कि ट्रेकिया पे यहाँ पर न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन सेल्स है, और सेंसरी न्यूरॉन सेल्स पर यहाँ पर रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पर 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं नॉर्मल में। एक होता है केमो रिसेप्टर, दूसरा मैकेनिकल रिसेप्टर और तीसरा स्टेच रिसेप्टर। और 2 बहुत कॉमनेस्ट होता है, एक होता है मैकेनिकल रिसेप्टर्स और एक केमो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है जरा उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, इस रास्ते पे कोई सब्सटेंस रहे नहीं और आसानी से रिमूव हो जाए, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ न्यूरॉन सेल, हम थोड़ा न्यूरॉन सेल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे यह न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है ये। यहाँ पर इसका न्यूरॉन्स का सेल बड़ी हुआ और यहाँ पर एक्सॉन हो गया। जो एक्सॉन यहाँ पे कहाँ जाएगा, वो ब्रेन तक जाएगा। ये ब्रेन पे जाएगा, यहाँ पे ब्रेन सेंटर है जहाँ पे कफ सेंटर, जहाँ से स्टिमुलेट किया जाता है।
तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर यह डेंड्राइट्स, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो डेंड्राइट्स जो होती है ना, यहाँ पर रिसेप्टर है, यहाँ पे केमो रिसेप्टर, मैकेनिकल रिसेप्टर, स्ट्रेस रिसेप्टर। अब सपोज दैट कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस मान लिया सपोज एक्सपोज किया रेस्पिरेटरी पैसेज में, तो वहां से क्या होता है कि जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट कर जाता है। इसके स्टिमुलेशन से यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बनेगा, इसके वजह से यह मैसेज ब्रेन को देगा और ब्रेन से इसके प्रति क्या होगा, वहां पर एक रिफ्लक्स डेवलप करेगा। वहां से रिफ्लक्स डेवलप में क्या होगा, एक बात एग्जांपल, यहाँ पे कोई सपोज दैट कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले में इनहेल कर लिए हैं, कोई डस्ट इनहेल कर लिए, सपोज दैट कोई केमिकल सब्सटेंस इनहेल कर लिए हैं। अब वह जब इनहेल किए हैं तो यहाँ पर रिसेप्टर स्टिमुलेट कर गया, यह स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बन गया। एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, ब्रेन को मैसेज दिया। अब ब्रेन क्या करता है कि यहाँ पर इस सब्सटेंस को निकालने के लिए, क्योंकि ब्रेन को मैसेज मिला कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस आया है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एयर वे में, यहाँ पर लंग्स में एयर को भरा जाएगा। एयर को फोर्सफुल भरने के बाद इसको फोर्सफुल जो रिमूव करते हैं, जो एक साउंड डेवलप होता है जिसको कफ बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक केमिकल के कारण हुआ। दूसरा है मैकेनिकल के कारण। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे स्पूटम वगैरह आ गया है, यहाँ पे स्पूटम जमा हो गया, तो स्पूटम है, बाहर से फॉरेन बॉडी आ गया है, खाना खाते समय कोई फूड पार्टिकल चला गया हो, कोई मॉस्किटो चला गया हो, डस्ट पार्टिकल चला गया हो, तो यह सब मैकेनिकल सब्सटेंस है। इसके कारण भी क्या होता है कि यहाँ पर जो मैकेनिकल सब्सटेंस की वजह से यहाँ पे मैकेनिकल रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, सेम वहां पे जो ब्रेन को मैसेज मिला वहां पे कि कोई सब्सटेंस यहाँ पे आ गया है, इसको यहां से रिमूव करना होगा। तो ये हो गया मैकेनिकल रिसेप्टर्स। एक होता है स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीप इंस्पायरेशन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ओवर इंस्पायरेशन ना हो, इसके लिए क्या होता है वहां पर रिसेप्टर स्टिमुलेट करके और कफिंग करके एयरवे को क्या करता है, क्लीन करता है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है कि 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं, केमो रिसेप्टर, मैकेनिकल रिसेप्टर और स्ट्रेच रिसेप्टर। अब ये तो हो गया मेरा कि जिस मैकेनिज्म समझ में आ गया कि यहाँ पर स्टिमुलेशन हुआ, कोई ना कोई इरिटेंट से स्टिमुलेशन हुआ, या फेरिंग्स में, रेस्पिरेटरी पैसेज में इरिटेशन से ब्रेन को मैसेज मिला, ब्रेन से वहां से क्या होता है, रिफ्लक्स बनता है, जिसके बाद यहाँ पर एयर वे में एयर भरता है, यहाँ पे इसका फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, इसी को हम लोग कफ बोलते हैं। चलिए, ये तो हुआ मेरा मैकेनिज्म। अब बात करते हैं टाइप पे। कितने तरह के कफ होते हैं, एक होता है एक्यूट कफ, एक होता है क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ किसको बोलते हैं, एक्यूट कफ मतलब एक एक्यूट होता है और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट कफ किसको बोलते हैं, मतलब जब कोई एजेंट इंटर करता है, इंटर करने के बाद जब सडन जब कफिंग डेवलप होता है तो उस कंडीशन को एक्यूट कफ बोलते हैं। यानी एजेंट के एक्सपोजर करने के बाद 3 सप्ताह तक जो कफ होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट कफ, लेकिन 3 सप्ताह के बाद ये समाप्त हो जाता है। ऐसा कफ का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादातर वेट कफ ज़्यादा होते हैं। यानी वेट कफ का मतलब होता है इसमें आपको ज़्यादातर गीली खांसी बोलते हैं, या इसमें आपको स्पूटम बाहर आता है। एक्यूट वाला में ज़्यादातर एक्यूट में पेनफुल कफ होता है। अब नंबर 2 है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ किसको बोलते हैं, वैसा कफ जो एजेंट के एक्सपोज करने के 3 सप्ताह के बाद कफ डेवलप होता है, या वैसा कफ जो 3 सप्ताह के बाद परसिस्ट करता है, लंबे समय तक परसिस्ट करता है कफिंग, उसको बोलते हैं क्रोनिक कफ। इसका जो कारण, ज़्यादातर कारण क्या होता है, ज़्यादातर ड्राई कफ वाले जो होता है क्रोनिक कफ मिलते हैं, और ज़्यादातर स्ट्रक्चरल चेंज वाले में आपको ज़्यादा ऐसा कंडीशन मिल सकता है कफ में। अब ये तो होगा आपको एक्यूट कफ और दूसरा क्रोनिक कफ। अब दूसरा जो आपको टाइप आता है वह है वेट कफ और ड्राई कफ। वेट कफ किसको बोलते हैं कि जब यहाँ पर स्पूटम जब निकलता है खांसी के दरमियान, उसको वेट कफ बोलते हैं। और जिस कफ में स्पूटम नहीं आता है उसको हम ड्राई कफ बोलते हैं। अब यहाँ पर स्पूटम कब आता है, जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में, इन्फ्लामेटर कंडीशन में यहाँ पे वेट कफ मिलते हैं। और जब भी एलर्जी कंडीशन होता है या जब इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो उस केस में ड्राई कफ होता है। तो ज़्यादातर आपको इन्फ्लामेशन वाला केस में स्पूटम ज़्यादा आते हैं, और एलर्जी में और स्ट्रक्चरल चेंज वाला में
इसमें आपको, या डस्ट वगैरह में क्या होता है, ड्राई कफ होता है। तो इसके अनुसार से हम लोग बोलते हैं दो तरह का कफ। एक तीसरा होता है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है कि जब हम लोग खांसी करने के लिए जब प्रोडक्शन कराते हैं तो उसको प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, जिसमें कि वेट कफ में ज्यादा प्रोडक्टिव कफ होता है। जैसे स्पुटम आ गया, हमको निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, कफ को बनाते हैं, यानी उसको हम लोग प्रोसेस बनाते हैं जब कफ को, यानी जान करके बनाते हैं कि खांसी होगा तो रास्ता क्लीन हो जाएगी तो हम आराम हो जाएंगे। तो ऐसे कफ को बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। यानी प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है कि जब पेशेंट को चेस्ट में हैवीनेस होता है, इरिटेशन होता है, तो वो क्या करते हैं, खांसी करते हैं। उसको निकालने के लिए गला में खराश होती है तो लोग क्या करते हैं, करते रहते हैं। कैसे, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि आपको जो रास्ता हो क्लियर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, मतलब कि अपने आप हो जाता है, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं होती है प्रोडक्शन करने की, ये अपने आप जो डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तो ज्यादातर आपको जो वेट कफ में क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है, और नॉन प्रोडक्टिव कफ किसमें होता है, ज्यादातर आपको ड्राई कफ में नॉन प्रोडक्टिव होती है। तो यहाँ समझ में आ गया कफ का अलग वैरायटी, एक्यूट, क्रोनिक। उसमें उससे पहले प्रोटेक्टिव नॉन प्रोटेक्टिव देखे थे, एक्यूट क्रोनिक देख लिए हम लोग, ड्राई वेट देख लिए, और एक कफ हम लोग देख लिए प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कफ। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजी पर कि कफ का कारण क्या होता है। तो कफ का इटियोलॉजी है, सबसे पहला है एलर्जी। किसी भी एलर्जी के कारण कफ होता है। डस्ट है, स्मोकिंग है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोई परफ्यूम है, पॉलन है, किसी भी कारण से कफ होता है। स्मोकिंग सबसे नंबर 1 का आता है कफ। नंबर 2 होता है कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के कारण कफ होता है। उसका थर्ड में आता है साइकोलॉजिकल, कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन से कफ होता है। और अगला कॉज होता है कार्डियक डिजॉर्डर, जिसमें कि माइटल स्टेनोसिस होने की वजह से भी कफ होता है। लेकिन सबसे बड़ा कफ का कारण अब बता रहे हैं, जैसे हुपिंग कफ, जिसमें कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, या फिर पर्टुसी जिसको बोलते हैं, उसका ब्रोंकाइटिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें कि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन होने से कफ होता है। उसका अगला होगा आपको ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि जब क्रोनिक कफ होता है इसमें, तो उसमें आपको ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी कफ होता है। नेक्स्ट होते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस में जो ब्रोंकस है वो डायलेट कर जाता है, इसकी वजह से कफ आता है। नेक्स्ट है आपको इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में जो अल्विलाई होता है परमानेंट डायलेट कर जाता है, इसकी वजह से कफ आता है। नेक्स्ट है आपका न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का कारण क्या होता है, कफ होता है। अगला है लंग्स फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में बताए थे आपको हम, कि फाइब्रोसिस होता है, उसके कारण भी कफ होता है। तो ये सब जो है ना कफ होने के रीजन होते हैं। कभी कभी आपको लंग्स अब्सेस में भी हो सकता है, लंग्स कैंसर में भी हो सकता है, ये सब से भी खांसी होती है। तो कफ का ये सब बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है। अब बात करते हैं सिम्टम पे। अगर कफ होगा तो क्या क्या सिम्टम आवेगी। कफ होने पर जो चेहरा होता है ना वो फ्लशिंग हो जाता है, फेस जो फेस में कंजेशन आ जाता है। उसके बाद थ्रोट में क्या होता है, एक वहाँ पे आपका छील जाता है थ्रोट, बार बार खांसी होने से वहाँ पर इरिटेशन बार बार होते रहता है। उसके बाद कभी कभी खांसी से वोमिटिंग भी हो जाता है, खांसी करते समय पसीना चलता है, इसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। कभी कभी इतना खांसी होता है कि यूरिन और स्टूल भी बाहर निकल जाता है। ये खांसी का सिम्टम आता है इसमें। इसके बाद चेस्ट पेन होता है, हैवीनेस होता है चेस्ट में इरिटेशन होती है। ये सब खांसी का सिम्टम है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में। लंबे समय से खांसी रहने पर आप कोई भी, और यहाँ पर या तो कोई प्रोलैप्स होने की चांस हो सकता है, रेक्टम प्रोलैप्स, यूट्रस प्रोलैप्स, या फिर हो सकता है कि फीमेल है तो एबॉर्शन भी हो सकता है। तो लंबे खांसी करने से ये सबसे कुछ एनाटॉमिकल डिजॉर्डर्स बॉडी में आ जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। कफिंग का इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे। कफिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक खांसी का एक अलग से कॉज आता है, जिसमें कि ईयर वैक्स होने के कारण भी कभी कभी खांसी होता है। तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग ईयर का एग्जामिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या बताएं कि ईयर वैक्स के कारण भी कभी कभी खांसी होता है। इसके बाद लैरिंगोस्कोप से हम लोग लैरिंज को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, चेस्ट एक्सरे करके देख लेते हैं। इसके बाद HRCT कराते हैं, आपका कहाँ पे डिजॉर्डर है लंग्स में, इसके लिए। इसके बाद TLC कराते हैं तो बढ़ा हुआ मिलता है, और DLC में इस्नोफिलिया मिलता है।
खांसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब इन्वेस्टिगेशन है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट पे। अगर किसी मरीज को खांसी अगर है तो क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टीम इनहेलेशन करते हैं, यानी विष का या किसी तरह का भाप देते हैं। इससे क्या होता है कि खांसी कम हो जाता है, इरिटेशन बहुत कम होता है इसमें। तो हम लोग पहला स्टीम इनहेलेशन करते हैं। इसके बाद कोल्ड एक्सपोजर से अवॉइड करते हैं, कोल्ड डाइट से अवॉइड करते हैं, अब प्रॉपर नेजल मास्क यूज करते हैं, एंटी एलर्जन यूज करते हैं हम लोग, जिसके कारण बॉडी को एलर्जी का प्रोसेस जो जो मैकेनिज्म है वो कम हो सके। उसके बाद म्यूकोलाइटिक एजेंट यूज करते हैं, जिसमें साल्ब्यूटामोल वगैरह होता है, उससे हम लोग देते हैं। उससे पता है कि म्यूकस होता है वह डाइल्यूट होते रहता है, इरिटेशन कम होती है। तो ये सब जो होता है कफ के लिए हम लोग मेडिसिन करते हैं। अब हम लोग जरूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन इनहेलेशन भी किया जा सकता है, निबुलाइजेशन भी करते हैं। निबुलाइजेशन से क्या होता है, कफ का इंटेंसिटी घट जाता है। या इनहेलेशन भी करते हैं तो इनहेलर भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसमें लोग होम्योपैथी मेडिसिन का। होम्योपैथी मेडिसिन में खांसी के लिए कुछ कुछ अच्छे मेडिसिन है, जैसे एंटिमटार, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है जो निमोनिया वगैरह में, या अगर स्पूटम ज़्यादा बाहर आता है तो उसमें हम लोग एंटिमटार यूज करते हैं। नंबर 2 इपीकाक यूज करते हैं कब, जब खांसी के साथ साथ वोमिटिंग हो जाता है तो वो इपीकाक यूज करते हैं। अगला होता है हिपरसल्व, अगर इसमें स्पूटम के साथ, यहाँ पर खांसी के साथ साथ कफ के साथ साथ चेस्ट पेन होता है, स्पूटम अगर डिस्चार्ज होता है तो उस केस में हम लोग हिपरसल्व यूज करते हैं। अगला होता है ब्राउनिया, अगर ड्राई कफ होता है तो उस केस में लोग ब्राउनिया यूज करते हैं, या फिर अगर थ्रोट में इरिटेशन होता है तब भी ब्राउनिया यूज करते हैं। अगला आर्सेनिक यूज करते हैं जब पेशेंट को थ्रोट और नोज में प्रॉब्लम होता है, साथ साथ अगर उसको बार बार इरिटेशन होती रहती है तो उस केस में लोग आर्सेनिक यूज करते हैं। इसके बाद अगला होता है कालीबैक्टोरम अच्छे रूट का मेडिसिन है, ये भी आपका खांसी को आराम दिलाता है। ये उसके बाद अगला होता है ओपियम, जब पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कफिंग होता है तो वहाँ पे हम लोग ओपियम यूज करते हैं। तो ये सब क्या है ना कि अच्छा, उसके बाद कभी कभी जैसे स्पाइडोस्पर्मा है या जस्टिसिया है, इससे क्या होता है कि जो म्यूकस वहाँ पे डिपॉजिट कर जाता है उस म्यूकस को वहाँ से रिमूव करता है। तो ये सब आपका कफ था। अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन जरूर करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।